अवस्था है हमारी, शैशवावस्था है या बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है। तो विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य चल रहे थे इसमें। कल हमने देखे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने देखा था कि जो नवजात शिशु होता है उसके हृदय की धड़कन देखें तो 140 प्रति मिनट बताई थी आपको, ठीक है। उसके बाद लगभग 1 वर्ष का बालक हमने आपको बताया था, सॉरी 6 वर्ष का जो बालक होता है हृदय की धड़कन 100 प्रति मिनट बताई थी। और उसके बाद लड़कों में जो एक वयस्क बालक होता है, बालकों में धड़कन बताई थी 72 प्रति मिनट 72, और लड़कियों में 66 से 70। इसके आगे हम देखेंगे कि जब बालक का जन्म होता है तो जन्म के समय बालक का भार, वेट लगभग कितना होता है, उसको आज हम देख रहे हैं। तो इसमें देखते हैं जन्म के समय लिख लो साथ में और मैं अभी समझा दूंगा। जन्म के समय शिशु का भार, जन्म के समय देखा जाए, यहां पर शिशु यानी बालक का भार, यहां पर शिशु या बालक लिख देना है, यहाँ पर शिशु की जगह बालक कर दो, जिससे क्या होगा बालक और बालिका का अलग बता देंगे। जन्म के समय बालक का भार कितना होता है, बालक का भार लगभग देखना है, आ जाइए, लगभग देखा जाता है अप्रोक्स में कितना होता है लगभग, आ जाओ आप भी आ जाइए, बैठ जाओ। तो देखें यहाँ पर लगभग कितना होता है बेटा, 7.15 पाउंड, ध्यान रखना 7.15 पाउंड, या अगर देखें तो 3 लगभग 5 kg रखिए, इसको पाउंड में रखेंगे, लगभग 3.2 kg के लगभग यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है, पाउंड में। वन 7.15 पाउंड ऑब्लिक 3.2 kg यानी किलोग्राम। तो लगभग ये वेट रहता है किसका, बालक का। अब यहीं पर जन्म के समय हम अगर बालिका की बात करें तो बालिका का यहाँ पर वेट कितना रहता है, थोड़ा सा कम बताया गया, लगभग में लिखा जाता है दोनों, 7.13 पाउंड लगभग 3 किलोग्राम, ठीक है। तो इसमें एक और लिखना है, जन्म के समय बालिका यानी बालिका गर्ल्स की बात हो रही है, बालिका का भार लगभग थोड़ा सा कम होता है, वो थोड़ा सा कम कितना है 7.13 पाउंड, और देखें तो 3.0 kg, 3.0 किलोग्राम, ठीक है। तो ये जन्म के समय के शिशु की बात हो रही है, कितना कितना यहाँ पर वजन होता है, और लगभग में ही पूछा जाता है। लगभग अगर ओवरऑल पूछा है कि शिशु का, न बालक न बालिका पूछे शिशु का भार कितना, तो 7 पाउंड बता दीजिए, 7 पाउंड, ठीक है। लगभग में आपका ये आ जाता है, 6, 7, 8, 9 ऐसे ऑप्शन आते हैं, तो कितना पाउंड होता है, तो 7 पाउंड आपको बताना है इसमें, क्लियर। यहाँ पर देखें आगे ये पूछा जाता है कि कितने समय में, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि कितने समय में बालक या बालिका का भार लगभग दोगुना हो जाता है। कुछ टाइम पीरियड होता है, कितना समय होता है वो, लगभग कितने माह में दोगुना हो जाता है और कितने समय में तिगुना हो जाता है। तो 6 माह में दोगुना और 1 वर्ष में तिगुना वजन हो जाता है, उसका भार हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, पहले 6 माह में शिशु का भार, पहले 6 माह में शिशु का भार दोगुना 2 टाइम्स, जबकि 1 वर्ष में भार तिगुना हो जाता है। एक स्वस्थ बालक की बात हो रही है, सही तरीके से उसका खान पान उसका होता रहे, संपूर्ण उसको जो पोषण की बात होती है पोषण मिलता रहे, तो वो लगभग 1 वर्ष में तिगुना हो जाता है। ये पूछे गए क्वेश्चन है के सारे। अब यहाँ पर थोड़ा मस्तिष्क की बात करेंगे कि मस्तिष्क का जो विकास होता है कितना क्या हो जाता है। तो ये जो बालक है, बालक के मस्तिष्क का विकास देखा जाए तो लगभग 5-6 वर्ष में 90% हो जाता है, 90% दिमाग का विकास हो जाता है, और लगभग 10 वर्ष की आयु तक बालक का विकास 95% हो जाता है। अगर संपूर्ण मस्तिष्क के विकास की बात करें तो लगभग 14 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते लगभग संपूर्ण मस्तिष्क का विकास उसका हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स इसमें भी है आपको, तो देखना है। नेक्स्ट देखें, बालक के मस्तिष्क का विकास, बालक के मस्तिष्क का विकास
5-6 वर्ष में 5/6 5-6 वर्ष में 90%, जबकि लगभग 10 वर्ष में 95% तथा लगभग देखना है, लगभग 14 इयर्स यानी 14 वर्षों में पूर्ण विकास हो जाता है। पूर्ण विकास हो जाता है। कॉन्सेप्ट ये आपको समझ में आया बेटा? नेक्स्ट देखते हैं यहां पर। अब ये क्वेश्चन बनता है कि शैशवावस्था में शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? कोई भी बता सकता है? जो शैशवावस्था होती है उस समय शिशु के मस्तिष्क का वजन, वेट, भार पूछ रहा है यहाँ पर, कितना होता है? लगभग देखा जाता है शैशवावस्था में आप देखते हैं तो 350 ग्राम। जब बालक बाल्यावस्था में पहुंचता है तो बाद से बाल्यावस्था और बाद से 1260, या बाद से 12 हो गया, बाद से बाल्यावस्था 1260 ग्राम। और जैसे ही बालक किशोरावस्था में पहुंचता है तो लगभग 1350 ग्राम या 1400 ग्राम। ठीक है, तो पहले आपको 1350 ग्राम 1350 ग्राम मानना है, और जब ऑप्शन में 1350 नहीं मिले तो फिर 1400 ग्राम आपको ध्यान रखना है। तो मस्तिष्क के भार भी आपसे पूछे जाते हैं, तीनों के तीन। तो देखते हैं इनको। तो देख के पहला पॉइंट है यहाँ पर, शैशवावस्था में शिशु के मस्तिष्क का भार। शैशवावस्था में शिशु के मस्तिष्क का भार जैसे करके 350 ग्राम यानी 350 ग्राम यहां पर। आगे देखें, बाल्यावस्था में शिशु के, अब यहां बालक बालिका नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है ना, ओवरऑल दोनों का। शिशु के मस्तिष्क का भार लगभग कितना बताया? 1260 ग्राम। आगे देखें, किशोरावस्था में शिशु के मस्तिष्क का भार लगभग दोनों लिखना है आपको, 1350 ग्राम या 1400 ग्राम। 1350 ग्राम या 1400 ग्राम, ये क्वेश्चन पूछे गए आपसे, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यानी किस किस अवस्था में मस्तिष्क का जो वजन, वेट, भार बताया गया कितना कितना होता है। अब कुछ नवजात शिशु की अवस्थाएं बताने वाले हम आपको। ठीक है, तो नवजात शिशु की अवस्थाएं, जैसे इसमें एक मोरो अवस्था आती है, एक रूटिंग अवस्था आती है, एक बेबीज की अवस्था आती है, एक यहाँ पर फिटल एक्टिविटीज आती है, एक कुछ ऐसी अवस्था है जो बालक की होती है। तो ये देखना है कि इसमें होता क्या क्या है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या क्या होता है? अब हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट, नवजात शिशु की अवस्थाएं। नवजात शिशु की अवस्था, नवजात शिशु की अवस्था। मोरो अवस्था, पहली अवस्था कौन सी है बेटा? देखें, मोरो अवस्था। नवजात शिशु यानी बालक का जन्म हो चुका है, अभी कुछ वो बोल नहीं पा रहा है, ना बैठ पा रहा है, ना खड़ा हो पा रहा है, ना चल पा रहा है, उस समय की बात हो रही है। ठीक है, लेटा हुआ है वो,
और उसके साथ हम एक्टिविटीज करने वाले हैं कुछ। तो वो एक्टिविटीज क्या है? मोर अवस्था। कोई बता सकता है क्या ये मोर अवस्था? हाँ बोले बोलिए। ठीक है, आप बताएं। फिंगर को मूव करता। ठीक है, जब नवजात शिशु है और वो लेटा हुआ है, उसके पास हम कोई वस्तु लेकर के जाए तो उसे वो पकड़ने की कोशिश करता है। क्या करता है? वो उस वस्तु को पकड़ नहीं पाएगा, हाथ पैर चलाएगा, ऐसा लग रहा है आपको कि पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पकड़ नहीं पाता। इसे मोर अवस्था कहा जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो देखें इसको, नवजात शिशु के आगे कोई भी नवजात शिशु के आगे कोई भी वस्तु, नवजात शिशु के आगे कोई भी वस्तु लाने पर वह, कोई भी वस्तु लाने पर वह हाथ व पैरों से, हाथ व पैरों से उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है। पैरों से उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका? मोर अवस्था, यानी मोर अवस्था कहलाती है। कोई वस्तु लेके जाए, हाथ पैर उठाने की कोशिश करे, ऐसा लगे कि वो पकड़ रहा है वस्तु को, तो मोर अवस्था कहेंगे। यानी आप कोई बालक हो घर में तो एक्टिविटी जो उसके सामने कर सकते हो, लेके कोई वस्तु जाए और पकड़ने की कोशिश करे तो उसको याद कर लें, मोर अवस्था कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसकी बेटा। ये अवस्था की आयु नहीं, यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि वो नवजात अवस्था चल रही, लगभग 4-5 माह तक की बात चल रही है। इसमें कोई ऐसी अवस्था नहीं। वो तो किसी में, अगर बालक 2 माह का है तो भी हाथ पैर चलाने की कोशिश करेगा, चाहे 3 माह का हो जाए तो भी करो, जब तक वो पकड़ना शुरू ना कर दे तब तक की अवस्था आपकी मोर अवस्था कहलाएगी। ठीक है, आगे देखें रूटिंग अवस्था। दूसरा कौन सा है? रूटिंग अवस्था। कोई बताना चाहेगा रूटिंग अवस्था क्या होती है? कोई भी जल्दी से। हाँ मतलब ठीक, ठीक है ठीक है। क्या रूटिंग का मतलब होता है पर, यानी पूरा सेंटेंस बताना है। बच्चे के गाल को छूने पर, गाल को छूने पर नहीं, नहीं कोई चांटा मार देगा। ठीक है, यानी बच्चे के गाल को छूने पर जब वो अपना मुंह खोलता है, गाल को टच करेंगे तो वो अपना मुंह खोलता है, तो उसे क्या कहा जाता है? रूटिंग अवस्था कहा जाता है। ठीक है, अब एक बालक कह रहा था कि सर अगर उसने मुंह नहीं खोला, अरे नहीं खोला तो नहीं खोला, तो रूटिंग अवस्था नहीं है। समझ रहे ना? जब वो मुंह खोल दे अगर ऐसे टच करने पर, तो फिर रूटिंग अवस्था होती है वो। तो लिखे इसमें, नवजात शिशु के गाल को छूने पर, नवजात शिशु के गाल को छूने पर वह अपना मुंह खोलता है, तो इस अवस्था को रूटिंग अवस्था कहते हैं। तो इस अवस्था को रूटिंग अवस्था कहते हैं। ठीक है बेटा, इस अवस्था लिख लो या इस क्रिया लिख सकते हो, कुछ भी इस क्रिया कर दो, यानी ये यहां पर एक शब्द दूसरा कर सकते हो, अवस्था की जगह क्रिया कर दो इस क्रिया को। तो इस क्रिया को रूटिंग अवस्था कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बेबिंस की अवस्था, ये नोट हो गया बेटा सभी का? बेबिंस की अवस्था, बेबिंस की अवस्था देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। बेबिंस की अवस्था,
इसमें क्या होता है, कोई बताना चाहेगा ये क्रिया क्या है इस क्रिया में? ठीक, यानी कहने का तात्पर्य जब जो बालक है, नवजात शिशु है आपका, इसके पैर के तलवे को हाथ लगाने पर, ठीक है, पैर के तलवे को हाथ लगाने पर वो अपने पैर की उंगलियों को आगे की ओर मोड़ता है, ठीक है। पैर की उंगलियों को मोड़ेगा, ना कि हाथ की उंगलियों को। किसकी उंगलियों को? पैर में तलवे में टच करेंगे तो ये वाली अवस्था, ये वाली क्रिया क्या कहलाती है? बेबीज की अवस्था कहलाती है, ठीक है, बेबीज की। उसमें लिखे नवजात शिशु के पैर के तलवे को, नवजात शिशु के पैर के तलवे को हाथ लगाने या ठोकने पर, हाथ लगाने या ठोकने पर वह अंगुलियों को आगे की ओर मोड़ता है, अंगुलियों को आगे की ओर मोड़ता है, तो इस क्रिया को बेबीन्स की अवस्था कहते हैं, बेबीज की अवस्था कहते हैं। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पकड़ना। चौथी जो स्थिति है वो क्या है? पकड़ना। पकड़ना सभी लोग जानते होंगे, यानी जब बालक की गद्दी पर कोई फिंगर, उंगली ले जाए, कोई वस्तु ले जाए, उसको दबाए आप ऐसे, तो वो उस चीज को पकड़ ले। अभी तो कोशिश कर रहा था वो, लेकिन अब ये पकड़ ले, तो वो क्या स्थिति कहलाती है? पकड़ने की स्थिति कहलाती है। तो इसको लिख लीजिए, सिंपल है। बच्चे की हथेली को यदि, बच्चे की हथेली को यदि अंगुली या किसी वस्तु से दबाया जाता है तो वह से पकड़ लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है, बस सही, पकड़ लेता है, यानी यही क्रिया क्या कहलाती है? पकड़ना कहलाती है। अब आता है फिटल एक्टिविटीज, पांचवी जो स्थिति है। पांचवी जो स्थिति है देखे बेटा, कौन सी है? फिटल, फिटल एक्टिविटीज, फिटल एक्टिविटीज। ये क्या होता है फिटल एक्टिविटीज? बिल्कुल, यानी एक्टिविटीज तो होती है, लेकिन ये हमें शो होती है, दिखाई देती है। यानी जब गर्भस्थ शिशु के हाथों और पैरों में स्वतः क्रियाएं या स्वतः गतियां होती है, तो वो फिटल एक्टिविटीज कहलाती है। कहते हैं अरे देखिए पेट में पैर सा मारा है, हाथ मारा है इसने, तो थोड़ा सा दिखता है ऊपर, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? फिटल एक्टिविटीज कहा जाता है। तो लेकिन बच्चे, सॉरी, गर्भस्थ शिशु के हाथ पैरों में, गर्भस्थ शिशु के, गर्भस्थ शिशु के हाथ पैरों में स्वतः गति या क्रियाएं होती हैं, तो इसे फिटल एक्टिविटीज कहते हैं, ठीक है ना? तो इसे फिटल एक्टिविटीज कहते हैं।
समझ में आ रहा है? उसमें बोर्ड पर समझ में नहीं आएगा, वैसे समझ में आ गया तो लिखा हुआ नहीं आया। ठीक है, तो ये कहानी, यानी ये कुछ आपकी क्रियाएं थी या अवस्थाएं थी जो नवजात शिशु की बताई जाती हैं। हाँ, ये गर्भस्थ शिशु की, गर्भस्थ यानी पहली कह सकते हो इसको, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिख जाए, अभी आ गया कोई समस्या नहीं। ठीक है, नहीं मैं उसमें होता तो बच्चा बड़ा हो रहा तब की होनी चाहिए थी, ये पहली क्रिया होती तो और अच्छा रहता, लिख लेते, कोई ऐसी बात। कोई तो पैर की उंगली हाथ की नहीं करेगा, वो पैर की उंगली हम दिखा नहीं सकते ना करके, वैसे ही बता देते हैं कि पैर की उंगली ऐसे ऐसे करता है। ठीक है, तो ये यानी कौन सी आपकी एक्टिविटीज कहलाती है, पर बेबेंस की कहलाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। एक नोट लिखिए, एक नोट लिखिए यहां पर, फॉर्चुनेट पीरियड, नोट में लिखे एक फॉर्चुनेट पीरियड, फॉर्चुनेट पीरियड, फॉर्चुनेट पीरियड। चलिए, कोई बता सकता है इसमें क्या है? कोई और है? साइंस नहीं पढ़ी आप लोगों ने? चलो बना रहने दो, कहीं ना, ठीक है। आवाज आ रही ना? चलिए देखें, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फॉर्चुनेट पीरियड। इसमें क्या होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है और जन्म के बाद जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाभिरज्जु या नाड़ा, हम लोग देसी भाषा में नाड़ा बोलते हैं, तो नाड़े को काट करके बालक को मां से अलग किया जाता है, वो वाली स्थिति क्या कहलाती है? हाँ, ऐसा कह सकते हो, लेकिन हम चूंकि उसको नाड़ा या नाभिरज्जु बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, तो उसको काट करके बच्चे को मां से अलग किया जाता है, वो वाली स्थिति क्या कहला जाती है? आपकी फॉर्चुनेट पीरियड कहलाती है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं, इसमें बच्चे के, इसमें बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड, इंग्लिश से बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड या ब्रैकेट में लिख सकते हो नाभिरज्जु, और थोड़ा देसी लिखना है तो नाड़ा। ठीक है, नाड़ा या नाड़ा। ठीक है, इसमें बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड को काटकर को काटकर को काटकर क्या किया जाता है? इस, हाँ, ये नहीं लिख देना कि माँ को बच्चे से अलग किया जाता है, ऐसा नहीं, बच्चे को माँ से अलग किया जाता है, काटकर बच्चे को माँ से अलग किया जाता है। ठीक है, फॉर्चुनेट पीरियड आपका ये कहलाता है। कहानी समझ में आ रही है लगभग सभी को? जो भी हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, जो भी चीजें आपको समझाई हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक नोट और है जो हम आपको पहले बता चुके हैं, एक नोट और है, यानी जब बच्चे का जन्म होता है तो वो क्रंदन करता है, रोता नहीं है, उसको रोना नहीं कहते, एक वो स्थिति जो होती है वो क्रंदन कहलाती है। यदि वो क्रंदन नहीं करेगा, उसको हम जनरली बोल देते हैं कि रो नहीं रहा है बच्चा,
यानी रोएगा बच्चा, उसको हम क्रंदन कहते हैं। इससे क्या होता है, फेफड़ों में हवा भर जाती है और उसकी श्वसन क्रिया आरंभ हो जाती है। यदि बच्चा रोएगा नहीं तो फेफड़ों में हवा नहीं भरेगी और श्वसन क्रिया आरंभ नहीं होगी, तो बच्चे का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। तो एक नोट में लिखिए, ये नवजात शिशु क्रंदन करता है। एक नोट और है, नवजात शिशु जब क्रंदन करता है तो इससे फेफड़ों में हवा भर जाती है और श्वसन क्रिया आरंभ हो जाती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। यानी इससे क्या होता है, कभी ये आ जाए कि जो बच्चों का जब जन्म होता है वो कौन सी क्रिया होती है जिसके कारण उसमें फेफड़ों में हवा भर जाती है, तो वो क्रंदन वाली क्रिया होती है। ठीक है, क्रंदन। अब यहां पर हम कुछ ग्रंथिगत परिवर्तन बताने वाले हैं आपको, यानी जो हमारे ग्लैंड्स होती हैं इनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं जिसके विकास पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो 3 ग्रंथियों की बात करेंगे हम यहाँ पर। बाकी जो ग्रंथियां आप पढ़ेंगे तो वो साइंस में पहले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं जो हमारे बाल विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, तो 3 ग्रंथियों की हम बात करेंगे। इसमें पीयूष ग्रंथि की बात करेंगे, एड्रिनल ग्रंथि की बात करेंगे और लास्ट में हम एक बात करेंगे थायराइड ग्रंथि की। ठीक है, तो ऐसा लिखिए, ग्रंथिगत परिवर्तन, हेडिंग टाइप से बना लीजिए, ग्रंथिगत परिवर्तन। ग्लैंड्स चेंजेस की बात हो रही है यहाँ पर, ग्रंथिगत परिवर्तन कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो पहले देखेंगे हम पीयूष ग्रंथि, पहले हेडिंग डाल लीजिए, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं इंग्लिश में, पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोलते हैं इसको, और मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। तो देखते हैं इसका काम क्या है। वैसे तो बहुत सारे काम है, साइंस में जब जाएंगे तो बहुत सारे काम करेगा, लेकिन हम बाल विकास के संदर्भ में क्या काम करता है ये, पहले तो ये कि ये कहां पर विद्यमान होती है, स्थित कहां पर होती है, पहले ये देखना है हमारे बॉडी के शरीर में कहां पर होती है, मस्तिष्क में। ठीक है ना, यानी मस्तिष्क में ये विद्यमान होती है। और इसका काम क्या होता है, यदि ये ग्लैंड्स ज्यादा सक्रिय, ज्यादा एक्टिव है ये वाली ग्रंथि, तो बालक की लंबाई ज्यादा देखी जाती है, बालक के बाल का ज्यादा लंबा होगा। और इस ग्रंथि का कम सक्रिय होना, तो बालक में क्या देखा जाता है कि उसकी लंबाई, हाइट कम होती है। तो ये बालक का जो शारीरिक विकास है, ठीक है,